सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जालोर के पार्ट 2 की बात करेंगे, मतलब जालोर के इतिहास की बात करेंगे, जिसमें स्पेशली हम जालोर दुर्ग की बात करेंगे, उससे संबंधित जानकारी की बात करेंगे और कानड़ देव चौहान के बारे में स्पेशली आज हमारी बात होगी। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्रणाम, हाड़ौती से कविता जी गुजर आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम, गुड़ा मालानी से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम, राम राम। तो सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और बिल्कुल शेयर में आज कंजूसी नहीं होने वाली है, क्योंकि आज बात करेंगे सोनगरा चौहानों की, जालोर के स्वर्णिम इतिहास की आज हम बात करने वाले हैं। इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण होते हैं वो सभी लगभग इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा महत्वता की बात करें तो रणथंभौर और जालोर का आक्रमण होता है, जिसमें आज हम जालोर के आक्रमण की संपूर्ण विस्तृत जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। भिलवाड़ा से राम राम, राधे राधे। चित्तौड़ से चंचल जी गोयल आपको राम राम, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जालोर की पावन धरा से राम राम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। सभी साथी शेयर करें क्लास को। मालानी से प्रणाम। क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जालोर दुर्ग के बारे में। सामान्य जानकारी, एग्जाम में क्या क्या प्रश्न इससे बन सकता है। सबसे पहले किस श्रेणी का ये दुर्ग है? श्रेणी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो श्रेणी है ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है, मतलब पहाड़ी पे बना हुआ है, गिरी दुर्ग। और गिरी दुर्ग होने के कारण ही इसे एक उपनाम दिया जाता है। वो कौन सा है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, यहाँ पर ध्यान रखें आप। सुवर्ण नगरी जो है वो हमने जालोर को कहा था, जबकि सुवर्णगिरी जो है वो हम जालोर दुर्ग को कह रहे हैं। जब अभी वर्तमान में जो जालोर शहर है ये उस समय में नहीं बना था जब हम इस दुर्ग की बात कर रहे हैं। उस समय इसका नाम स्वर्णगिरी ही था, क्योंकि स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे स्वर्णगिरी कहते थे। बाद में आसपास जो शहर बसा उसे हम स्वर्ण नगरी के नाम से जानने लग गए। सु पूरा आएगा तो जालोर, आधा आएगा तो जैसलमेर। ये अब भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर पुलिस लाइन से प्रणाम, प्रणाम आपको। एसपी बाना जी, बहुत अच्छी बात, आपको शुभकामनाएं जी। तो यहाँ पर बात करें, श्रेणी जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी है, इसी कारण इसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और यदि हम इसके उपनामों की यदि हम बात करें, उपनाम, तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये कनकांचल पहाड़ी है, इसलिए इसका नाम कनकांचल गिरी भी नाम देखने को मिलता है। कनकांचल गिरी या कनकांचल भी कह सकते हैं, केवल हम कनकांचल भी इसका नाम देखने को मिलता है। सोनगढ़ भी इसका नाम हमें देखने को मिलता है। सोनलगढ़ का नाम भी यहां पर हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें जलालाबाद की, तो जलालाबाद, और ये नाम किन्होंने किया था? ये नाम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां पर हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, विस्तार से वहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पर स्पेशली इस दुर्ग का जो नाम है, उपनाम, वो है सुवर्णगिरी, है ना। जैसे जाबालीपुर, जाबाली ऋषि की तपोभूमि, ये सभी हमने जालोर के उपनामों के संदर्भ में देखा। जाबालीपुर भी इसे कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन उपनाम है वो है, इसका उपनाम है सुवर्णगिरी। इसके अलावा इसके कनकांचल पहाड़ी पर होने पर इसे कनकांचल भी कहते हैं, कनकांचल गिरी भी कहते हैं। सोनलगढ़ या सोनगढ़ भी इसका नाम है। जलालाबाद की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार होने के बाद उन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया? इसका नाम जलालाबाद कर दिया था। जी बिल्कुल। जसनाथ जी की पावन धरा से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम जी आपको, सभी को प्रणाम। तो यहाँ पर हमने बात कर ली जालोर दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरी श्रेणी का दुर्ग है, सुवर्णगिरी इसे कहा जाता है। उपनाम जो है यहाँ पर हमने इसकी बात की। इसके अलावा यदि हम बात करें निर्माण की, यहाँ पर कई बार आ जाता है निर्माण किन्होंने करवाया? निर्माण, तो निर्माण जनरली आता है परमार शासकों द्वारा निर्मित, परमार शासकों द्वारा निर्मित। यहां पर हम डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करें, डॉक्टर जी.एच. ओझा की बात करें, ये सभी कहते हैं कि भाई इसका निर्माण जो है वो परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। फिर भी यदि हम परमार शासकों में एक व्यक्ति का नाम लेना चाहें तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट जो है यहाँ पर हमें नाम देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, इसको सुदृढ़ किसने बनवाया। लेकिन बेसिक विशेषताएं जहां से एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है,
जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने करवाया। अधिकांश शासक ये कहते हैं कि परमार शासकों द्वारा ये निर्मित है। हम जब त्रिपक्षीय संघर्ष जब पढ़ते हैं तो तब उसमें हम पढ़ते हैं कि दक्षिण के राष्ट्रकूट, पश्चिम के चालुक्य, पूर्व के पाल जो है, इनके बीच में संघर्ष होता है। तो यहाँ इससे देख के हमें पता चलता है कि गुजरात और उसके आसपास क्षेत्र पर चालुक्यों का शासन हुआ करता था, कभी यहाँ पर परमारों का शासन भी हुआ करता था, कभी इस क्षेत्र पर गुजर प्रतिहारों ने भी शासन किया था। तो यहाँ पर परमार शासक जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में यहाँ पर इस दुर्ग की हम विशेषता की यदि हम बात करें, विशेषता की यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति है हसन निजामी। विशेषता हसन निजामी के अनुसार कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। इस कोटेशन से या इस वाक्य से यह पता चलता है कि यह दुर्ग जो है अपने आप में एक शक्तिशाली दुर्ग था, अपने आप में ये एक मजबूत दुर्ग इसे हम कह सकते हैं। तो ये था जालोर दुर्ग। बहुत सारी इसकी विशेषताएं। हसन निजामी की जो पुस्तक है उसकी हम बात करते हैं। भाई हसन निजामी जो है उन्होंने किस पुस्तक में इसका वर्णन किया था, ये आप सभी साथी कमेंट करेंगे, है ना। ताज उल मासिर या ताज उल नासिर उसका नाम था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वागड़ से प्रणाम। दरवाजा नहीं खोल पाए थे, मतलब दरवाजा नहीं खोलने का मतलब ही यही होता है दुर्ग बहुत अभेद था, मजबूत था। दरवाजे से किसी भी आक्रमणकारी ने दरवाजे को खोलकर या तोड़कर अंदर प्रवेश नहीं किया। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने धोखे से यहाँ पर सरदार बीका दहिया जो है उनके द्वारा विश्वासघात किया जाता है, गुप्त मार्ग उनको बता दिया जाता है और उसके बाद में सेना जो है वो दरवाजे से प्रवेश करती है। कुछ सेना सुरंग से और कुछ दरवाजे से प्रवेश करती है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी, ताज उल नासिर या मासिर। कहीं कहीं आपको नासिर या मासिर देखने को मिलेगा, एक ही बात है, ये एक ही पुस्तक है। हसन निजामी की पुस्तक को आपको यहाँ पर याद रखना है। हसन निजामी एक प्रमुख, हम कह सकते हैं कि इतिहासकार कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, जिन्होंने ये रचना की थी और इसमें इन्होंने इस दुर्ग की क्या कर दी, प्रशंसा की है कि भाई कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग का जो दरवाजा है वो नहीं खोल पाया था। इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में ये दुर्ग कितना सुदृढ़ था। ये बेसिक बात थी। और प्रजामंडल आंदोलन के दौरान यदि हम बात करें तो शेर राजस्थान जय नारायण जी व्यास को पहले सिवाना दुर्ग में और कुछ समय बाद यहाँ पर उनको बंदी बनाकर या एक प्रकार से कह सकते हैं नजरबंद किया गया, इनके दुर्ग के अंदर छोड़ दिया ताकि वो दुर्ग से बाहर नहीं निकल पाए। इस प्रकार की बहुत सारी जो जानकारी है वो इससे संबंधित है। रायरा भाव राते गया, ये कहावत भी इस दुर्ग से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आक्रमणकारी दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। बेसिक बात कर रहे हैं, गिरी दुर्ग है, सुवर्णगिरी, कनकांचल, सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद इसके उपनाम है। परमार शासकों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये थी बेसिक जानकारी। और इसके परकोटे की यदि हम बात करें तो ये है इसका मुख्य दरवाजा और ये है इसका परकोटा। तो बहुत ही मजबूत दुर्ग है भाई, ये देखने से ही लग रहा है। अभी वर्तमान में भी ये कंडीशन है तो उस समय तो वास्तव में बहुत ही मजबूत दुर्ग ये रहा होगा। अब यहाँ पर कभी किसने आक्रमण किया, किस किस का निर्माण करवाया, जिसमें जनरली यहाँ पर हमें दो देखने को मिलता है, तोप मस्जिद और अलाई मस्जिद का एग्जाम में प्रश्न आता है, जो कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका निर्माण होता है। फिरोजा की और यहाँ पर विरम देव के प्रेम प्रसंग की भी बात हम शॉर्ट में करेंगे, बिल्कुल सात्विक बात करेंगे, है ना, नेगेटिव कोई बात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। करण जी कह रहे हैं कि भाइयों सभी साथी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, बहुत अच्छी बात है। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर आज चल रही है। इतिहास की पुस्तक ऐप में कब आएगी वो उसकी भी जानकारी आपको अति शीघ्र दे दी जाएगी। अभी आप इतिहास का कोर्स प्रेम जी सर का है, उसको खरीद लें, अच्छे से नोट्स बना लें, वही आपके लिए किताब हो जाएगी और किताब जल्दी आएगी और आपको सभी को सूचना दी जाएगी। बाकी पुस्तकें दे रखी है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दुर्ग के बारे में बात कर ली।
इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर शासन करने वाले प्रमुख शासकों के बारे में। एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर परमाणुओं ने शासन किया, प्रतिहारों ने शासन किया, चालुक्यों ने शासन किया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कीर्तिपाल की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, कीर्तिपाल जी थे कौन? कीर्तिपाल जी ये अल्हण जो कि नाडोल के थे, अल्हण के पुत्र थे। तो ये नाडोल शासक अल्हण के पुत्र थे। दूसरी बात इनसे संबंधित हम क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित ये बात है, इन्होंने चालुक्यों का सहयोग लेकर मेवाड़ के रावल सामंत सिंह को पराजित किया। सामंत सिंह को पराजित किया। ये एक प्रमुख बात इनसे संबंधित है। कीर्तिपाल की यहाँ के संस्थापक माने जाते हैं। 1181 में नाडोल से यहाँ आकर के इन्होंने पहले चालुक्यों को पराजित किया, बाद में उनका सहयोग लिया, उनके साथ में सद्भावना की बात की, उनके साथ सहयोग की बात की और उनका सहयोग लेकर के मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय तत्कालीन शासक थे रावल सामंत सिंह। यहाँ पर रावल जो है हम बात कर रहे हैं, रतन सिंह जी जो है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी वाली जो घटना है उससे पहले जितने भी शासक हैं वो सभी रावल शासक हैं। उसके बाद में जब सिसोदियाओं की स्थापना होगी तब शासक राणा या महाराणा होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामंत सिंह जी जो है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, इनको पराजित कर दिया, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने इनको शासक स्वीकार नहीं किया। तो बाद में पुनः इन्होंने क्या कर दिया, पुनः वापस आ गए जालोर और जालोर पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर इन्होंने सोनगरा चौहान राजवंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। इनके बारे में एक कोटेशन आता है, कीतु एक महान राजा, कीतु एक महान राजा था। और ये बात इनके बारे में किसने बोली, मुणोज जी नैणसी ने बोली। तो नैणसी ने इनके बारे में कहा ये एक महान राजा था जिन्होंने नाडोल से यहाँ आकर के शासन की स्थापना की और बाद में इन्होंने मेवाड़ के शक्तिशाली शासक सामंत सिंह को इन्होंने पराजित किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात थी। बिल्कुल चित्तौड़ दुर्ग को इन्होंने छीन लिया था, लेकिन बाद में मेवाड़ी सरदारों ने इनको शासक स्वीकार नहीं किया। बाद में उनके भाई जो है सामंत सिंह के, कुमार सिंह है, वो वहां पर अधिकार वापस कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सोनगरा चौहानों के क्या है, संस्थापक हैं, मतलब जालोर पर इन्होंने अधिकार किया। जालोर जो शासक हैं, जालोर के शासकों के संस्थापक हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सोनगरा राजवंश के संस्थापक। भाई जनरली बाकी सब जगह जो चौहान राजवंश शासन कर रहा है वहां पर सभी जगह चौहान शासन के साथ में चौहान ही नाम आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है सोनगरा, मतलब ये उनकी एक शाखा है, गोत्र कह सकते हैं हम अपनी भाषा में। जी बिल्कुल। मुणोत नैणसी जो है वो इनके बारे में कहते हैं। आगे हम मुणोत नैणसी की बात करेंगे, उनके द्वारा रचित पुस्तकों की बात करेंगे, उन्होंने जालोर के शासकों के बारे में क्या क्या जानकारी दी उसकी भी बात हम करने वाले हैं। जी बिल्कुल। पिलेश जी प्रणाम आपको, शायद आप लेट जुड़े हैं तो एक बार आप क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सभी को राम राम है। मकराना शिलालेख में शैव धर्म का बिल्कुल इनको संरक्षक माना गया है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो कुछ महादेव जी के मंदिर भी बने हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने उसको संरक्षण दिया था। ये बात थी। इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इनके बारे में, कीतु एक महान राजा था, किसने कहा, नैणसी जी ने कहा। सोनगरा राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। अल्हण के ये पुत्र थे, अल्हण जी जो है वो नाडोल के शासक थे। इन्होंने चालुक्यों का सहयोग लेकर के क्या किया, चालुक्यों का सहयोग लेकर के इन्होंने सामंत सिंह को पराजित किया। और उस समय की बात करें तो सामंत सिंह एक महत्वपूर्ण शासक थे। यहाँ पर नेक्स्ट हम समर सिंह जी की बात करें तो समर सिंह भी एक इंपॉर्टेंट शासक हैं। यहाँ पर हम आगे बात करें समर सिंह जी की, तो समर सिंह जी ने अपनी पुत्री
अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह, लीला देवी का विवाह किनके साथ किया? भीमदेव सेकंड। और ये कौन थे? चालुक्य शासक थे। चालुक्य कह दो या सोलंकी कह दो, एक ही बात है। तो चाणक्य या सोलंकी शासक थे, गुजरात के आसपास इनका साम्राज्य था और इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तो इन्होंने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह भीमदेव सेकंड से किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी इनसे संबंधित, जिन्होंने यहां पर ऊपर हम देख रहे हैं कि कीर्तिपाल जो है उन्होंने पहले आक्रमण किया चालुक्यों के ऊपर, बाद में इनका सहयोग लिया, इन्होंने विवाह संबंध स्थापित कर लिए। इसका मतलब ये विवाह संबंध स्थापित होते ही यहां पर इनके साथ में क्या हो गए? मैत्री संबंध यहां पर स्थापित हो जाते हैं। और मैत्री संबंध जैसे ही स्थापित होते हैं तो उसके बाद में इनके साथ में और भी इनसे सहयोग लिया जा सकता है। भीमदेव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है चालुक्यों में, यहां पर हम इनकी बात करते हैं। बाद में हम उदय सिंह जी की यदि हम बात करें, इनका शासनकाल आप देखिए 1205 से लेकर 57। यहां पर यदि हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है यहां पर गुलाम वंश देखने को मिलता है। उसके प्रमुख जो शासक है जिसमें इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, बलबन, इनका जब हम नाम लेते हैं, इनके समकालीन शासकों से इनका युद्ध होता है। तो उदय सिंह जी जो है, उदय सिंह जी के समय यदि हम बात करें तो इनका क्या हो गया? इनका उदय हो गया था। उदय का मतलब ये होता है इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार किया, इसका मतलब आसपास के शासकों को पराजित किया, वहां के क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। और ये बात जो है हम कह सकते हैं कि ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? ये दिल्ली के शासकों को ये बात पसंद आने वाली नहीं है। तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विस्तार करते हुए इन्होंने क्या किया? बाड़मेर, भीनमाल, सांचौर व मंडोर पर अधिकार किया। मंडोर पर अधिकार किया। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने मंडोर को, भीनमाल को, सांचौर को, बाड़मेर को, जो कि जालोर से लगती हुई सीमा थी, उन पर क्या कर लिया? इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो बहुत अच्छी बात है, अधिकार कर लिया इन्होंने। लेकिन यहां पर दिक्कत हो गई थी दिल्ली सुल्तान को। तो दिल्ली सल्तनत के दो शासक जिन्होंने इनके समय में असफल आक्रमण किया, एक आक्रमण होता है 1228 के आसपास और दूसरा होता है 1257 के 1252। और यहां पर इन दोनों आक्रमण की यदि हम बात करें तो इस समय आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश, और इस समय आक्रमण किया था नासिरुद्दीन। तो आक्रमण की बात कर लेते हैं। आक्रमण, और दोनों कौन से आक्रमण रहे? असफल रहे। मतलब इन दोनों ने यहां पर अधिकार नहीं कर पाए। उदय सिंह जी जो थे बड़े शक्तिशाली शासक थे, अपने समय में इन्होंने अपना परचम लहरा रखा था, दिल्ली के सुल्तानों के नाक में दम कर दिया, ये हम बात कह सकते हैं। तो दिल्ली के जो दो सुल्तान हैं उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके क्या कर दिया? बिल्कुल उदय सिंह जी जो है बहुत ही महान शासक थे। इनका शासनकाल जो है 1205 से लेकर 57 है। और दिल्ली सल्तनत की भी हम बात कर रहे हैं, जो इनके शासनकाल के एक समय के बाद में, एक साल के बाद में दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाती है। गुलाम वंश जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट शासक की, चाचिंग देव की। यदि हम बात करें तो चाचिंग देव से संबंधित क्या एग्जाम में फैक्ट बन सकता है? इनके समय कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ भाई इनके समय। इन्होंने अपनी पुत्री रूपा दे या रूपा देवी कह सकते हैं का विवाह मेवाड़ के तेज सिंह से किया। मेवाड़ के रावल
तेज सिंह से किया, मतलब मेवाड़ और जालोर के बीच में एक समय में वैमनस्य की स्थिति जो उत्पन्न हो गई थी उसको बाद में इन्होंने वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, मैत्री संबंधों में कन्वर्ट कर दिया। ये थे कौन, चाचिंग देव थे यहाँ पर। तो हमने चाचिंग देव की बात की, उन्होंने अपनी पुत्री रूपा दे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि तेज सिंह जी का रूप कैसा था, तेज था भाई, रूप कैसा था, तेज था। तो ये शॉर्ट आपके रूप प्लस तेज, और वहां पर देवी प्लस देव है ना, लीला देवी और भीम देव का विवाह वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐप से संबंधित आप टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल वहां पर सारी जानकारी आपको अप टू डेट मिलती है। अभी ऐप में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट चल रहा है। और यहाँ पर हम बात करें ऐप से संबंधित ऑफर भी चल रहा है राजस्थान पुलिस के कोर्स पर। अभी आपके पास समय है, लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए आप कोर्स खरीदिए, उसके साथ बढ़िया तैयारी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जब भी एग्जाम आए तो शानदार रिवीजन करके आप सभी साथी सिलेक्शन ले। जी बिल्कुल, है ना, टेक्निकल टीम ने आपको जवाब दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सभी काम फास्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सामन सिंह जी की बात करते हैं। 1282 से लेकर 1305 तक का इनका समय रहता है, और ये एक प्रतापी शासक माने जाते हैं। इनके समय के दो समकालीन जो शासक हैं वो हैं, एक तो जलालुद्दीन खिलजी और दूसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो दो इनके समकालीन शासक रहते हैं, लेकिन इन्होंने कूटनीति का परिचय देते हुए यदि हम बात करते हैं 1296 की, 1296 में शासन अपने पुत्र कानड़ देव को सौंपा। तो भाई इनको पहले पता चल गया था कि इस प्रकार का टकराव होने वाला है। पहले अपने पुत्र की योग्यता देखते हुए इन्होंने, सामंत सिंह जी ने मौके का फायदा उठाया और अपने पुत्र कानड़ देव जो है उनको यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालने का क्या कार्यभार दे दिया गया। मतलब 1296 की यदि हम बात करें, वहां से कानड़ देव जी यहाँ पर शासन व्यवस्था तो संभाल रहे हैं, लेकिन सामंत सिंह जी की मृत्यु जो है वो 1305 में होती है, और 1305 में इनकी मृत्यु होने के बाद ही ये विधिवत रूप से शासक बनते हैं। तो इनका शासन काल जो है वो 1305 से शुरू होता है, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि शासन की बागडोर जो है 1296 ईस्वी में ये संभाल लेते हैं, सर्वे सर्वा यहाँ पर हो जाते हैं। इनका शासन काल जो है वो 1305 से लेकर 1311-12 तक का माना जाता है। 1311 का जो जालोर का साका होता है उस समय ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन ने भी सामंत सिंह जी के समय आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली, और बाद में सबसे मेन स्टोरी जो है वो यहाँ पर कानड़ देव जी से संबंधित आ जाती है। एग्जाम में जालोर के राजवंश में सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं। बिल्कुल साकों का स्पेशलिस्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। बहुत बढ़िया बात है, आज उनसे संबंधित सारे साकों की बात भी हम करने वाले हैं। जी, तो यहाँ पर अब हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे हम कानड़ देव जी से संबंधित। पहली बात यदि हम इनसे संबंधित करें तो पहली बात है इनसे संबंधित जालोर के सबसे प्रतापी शासक, जालोर के सबसे प्रतापी शासक ये माने जाते हैं। मतलब अब तक जितने शासकों को हमने पढ़ा, इसमें उदय सिंह जी की हमने बात की, चाचिंग देव जी की हमने बात की, कीर्तिपाल की हमने बात की, समर सिंह की हमने बात की, सामंत सिंह जी की हमने बात की। इन सब में ये वीर शासक थे, प्रतापी शासक थे। तो जालोर के सबसे प्रतापी शासकों के अंदर नाम आता है कानड़ देव का। यहाँ पर हमने सीरियल की यदि हम बात करें तो सीरियल में कीर्तिपाल जो है उनके पुत्र हैं समर सिंह जी के पुत्र हैं उदय सिंह, और उदय सिंह के पुत्र हैं चाचिंग देव के पुत्र हैं सामंत सिंह, और सामंत सिंह जी के पुत्र हैं कानड़ देव। इनसे संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं हो, फिर भी इनका क्रम डिस्टर्ब नहीं हो, इस वजह से इनका व्यवस्थित क्रम दे रखा है। शासन काल में कोई गैप यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलता है। साको का स्पेशलिस्ट AK-47 नहीं, ओनली AK अलाउद्दीन खिलजी, है ना। उस समय बंदूकें नहीं हुआ करती थी। तो कानड़ देव जी से संबंधित हम बात करते हैं। जालोर के शासकों में सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इनसे संबंधित जानकारी के स्रोतों से संबंधित भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है। तो इनसे संबंधित जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोतों में यदि हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के हमें यहाँ पर नाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे भारतीय इतिहासकारों की, नैणसी। तो नैणसी जी इनके बारे में क्या कहते हैं? नैणसी जी जो है इनके बारे में कहते हैं, नैणसी जी ख्यात के अंदर
नैन्सी री ख्यात जो है वो यहाँ पर प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा है पद्मनाभ। पद्मनाभ भी इस समय के प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी। पहला है कानड़ देव प्रबंध, कान्हड़ देव या कानड़ देव प्रबंध, और दूसरी बात की थी इन्होंने वीरम देव सोनगरारी बात। तो ये 2 भारतीय इतिहासकार हैं जिनसे संबंधित हमें जानकारी मिलती है। इनके द्वारा कानड़ देव से संबंधित क्या क्या बात बताई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, फरिश्ता है वो भी यहाँ पर इनसे संबंधित जानकारी देंगे। अमीर खुसरो की भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। हसन निजामी का कोटेशन तो जालोर दुर्ग से संबंधित हमें याद रखना है, यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं इनसे संबंधित जितनी भी अभी हमने बात की कि भाई कानड़ देव तक हम पहुंचे हैं, जालोर के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इनके समकालीन जो है वो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी माने जाते हैं। क्यों इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, क्या उसके कारण रहेंगे, वो भी हम बात करेंगे। जानकारी के स्रोतों में हमने नैन्सी की ख्यात की बात की, पद्मनाभ द्वारा रचित वीरम देव सोनगरारी बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अमीर खुसरो ने किस पुस्तक की रचना की, वो भी आप सभी साथी बताएंगे। अमीर खुसरो और इसके अलावा फरिश्ता। तो यहां पर आप सभी साथियों को कमेंट करना है, फरिश्ता जो है उन्होंने किस पुस्तक की रचना की, अमीर खुसरो ने किस पुस्तक की रचना की। क्योंकि अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक माने जाते हैं। फरिश्ता ने भी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी है। बिल्कुल यहाँ पर नैन्सी री ख्यात, मारवाड़ा प्रगनारी विगत, कानड़ देव प्रबंध, वीरम देव सोनगरारी बात, ये तो एक तरीके से इतिहास में प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। फिरोज और शीतल देव के प्यार का नहीं भाई, शीतल देव जो है उनका संबंध यहाँ से नहीं है, शीतल देव का संबंध तो सिवाना से है। बिल्कुल अभी हम बात करेंगे। जैकी जी कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम कौन साथी बताएगा। बिल्कुल देखें, सबसे पहले कमेंट किसका आने वाला है, मैं वेट कर रहा हूं। देखें क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तारिक ए फरिश्ता, बहुत अच्छी बात है। फरिश्ता की पुस्तक का आंसर आया है तारिक ए फरिश्ता। तो यहां पर अमीर खुसरो की पुस्तक का भी देखें, एक तो पुस्तक का नाम आया खजाइन उल फुतूह है, बहुत अच्छी बात है, खजाइन उल फुतूह है। एक और इसकी पुस्तक थी जिसका नाम भी आप सभी साथी कमेंट करें, बहुत अच्छी बात है। सीमाराम जी सारण कमेंट करें, खजाइन उल फुतूह है, बहुत अच्छा आंसर है आपका और बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। तारिक फरिश्ता। और बिल्कुल एक और इनसे संबंधित जो है वो यहाँ पर हमें अमीर खुसरो से संबंधित एक पुस्तक और है जिसका नाम कौन साथी बताएगा। देखें बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छी तैयारी है। खजाइन उल फितर नहीं है, खजाइन उल फुतूह है इसका नाम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी किसी साथी ने कमेंट नहीं किया है, मैं ही बता देता हूं इस पुस्तक का नाम क्या है। इस पुस्तक का नाम है तारीख ए अलाई। तो यहाँ पर अमीर खुसरो से संबंधित 2 जानकारी, फरिश्ता से संबंधित हमें एक पुस्तक से यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। फरिश्ता को इसलिए याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में लड़ाई का क्या कारण था और यहाँ पर आक्रमण का क्या कारण था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है फतावन या फुतू है, फुतू है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, फुतू है, सीधा लिखा हुआ है, आपके समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आक्रमण के कारण, या एक एक की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के कारण, जिसमें हम पहले कारण की यदि हम यहां पर बात करें तो पहला कारण है जालोर की सामरिक स्थिति। सामरिक स्थिति का मतलब क्या होता है,
सामरिक स्थिति का मतलब होता है, हम कहते हैं मौके की जगह, है ना, मौके की जगह, जिस जमीन का ज्यादा महत्व हो उसे हम सामरिक महत्व की जमीन कह सकते हैं। तो यहां पर हमने जालोर की बात की, जालोर की सामरिक स्थिति ये यहां पर मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूं। ये है आपके राजस्थान का मैप, यहां पर है ये राजस्थान का मैप, और यहां पर है दिल्ली, और दिल्ली में सुल्तान कौन बैठे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और यहां पर गुजरात, और यहां है मध्य प्रदेश या उस समय का मालवा। अब यहां पर यदि दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली से यदि दिल्ली के सुल्तान को जाना है कहां पर, गुजरात, तो यहां से एक रास्ता गुजरेगा गुजरात के लिए, और वो रास्ता कहां से होके जाएगा, वो जगह होगी जालोर, जालोर से होकर के वो रास्ता जाएगा। तो कुल मिला के दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे सभी की नजर जालोर पर थी कि यदि जालोर हमारे अधिकार में आ जाए, जालोर को हम सैन्य छावनी बना लें, तो बाद में हम कभी भी गुजरात के ऊपर आक्रमण करें, मालवा पर आक्रमण करें तो यहां से हमें सैन्य सहायता मिल जाएगी। मालवा के सबसे निकट की यदि हम बात करें दिल्ली सुल्तानों के, तो ये जगह थी रणथंभौर, रणथंभौर, और एक ये जगह पड़ती है यहां पर चित्तौड़। तो अब आपको ये चीज समझ में आ ही गई होगी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 महत्वपूर्ण आक्रमण है, जालोर पर आक्रमण है, चित्तौड़ पर आक्रमण है, सिवाना पर है और रणथंभौर पर आक्रमण है, इन आक्रमणों का क्या कारण था, महत्वपूर्ण कारण था वो था सामरिक स्थिति के। भाई दिल्ली से यदि गुजरात जाना है, बीच में सेना को रोकना है, रेस्ट करनी है, तो वो आराम से यहां पर जालोर पर यदि अधिकार है तो यहां पर सेना आराम से अधिकार करके रेस्ट कर सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पर एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है सिवाना। सिवाना, सिवाना जो दुर्ग है उसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जब दिल्ली से जालोर मार्ग में आते हैं तो दुर्ग आता है रास्ते में, मतलब उस दुर्ग को जीते बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासक है यदि जालोर पर अधिकार करना चाहता है तो उसके बाद में उनको पहले सिवाना पर अधिकार करना पड़ेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कारण था, कौन सा वाला, सामरिक स्थिति वाला। और ये बात बताते हैं कौन, फरिश्ता। फरिश्ता ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को सामरिक महत्व देते हुए यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या घटना बताई उसकी भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला कारण हमने लिया जालोर की सामरिक स्थिति। दूसरा यहाँ पर हम लेंगे फिरोजा व विरमदेव, फिरोजा व विरमदेव। इसके अलावा यदि हम बात करें तीसरा महत्वपूर्ण कारण, पहला हो गया जालोर की सामरिक स्थिति की बात की हमने, फिरोजा व विरमदेव की यहां पर हमने बात की, और नेक्स्ट यहां पर हम बात कर सकते हैं कानड़ देव के सेनापति द्वारा एके की सेना पर आक्रमण। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर यदि हम बात करें 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो जा रही थी गुजरात अभियान पर, सोमनाथ के मंदिर को अभियान पर जा रही थी। वहां पर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, और जब सेना पुणे लौट रही थी तो पहले तो उन्होंने मार्ग में जालोर के यहाँ पर कानड़ देव ने उनको मना किया, भाई आप अपनी सेना को यहाँ से आप नहीं गुजार सकते। बाद में सेना जब वहां से जबरदस्ती गुजर गई और दोबारा उसी मार्ग से निकलती है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैप के माध्यम से। तो यहां पर हम बात करते हैं कि भाई दिल्ली से सेना रवाना हो गई, गुजरात जाना है सेना को, ये रास्ते में आ गया जालोर। पहले बात तो उनको जाने के लिए मना किया, मतलब उनका क्या किया, मार्ग रोका। इस बात को हम यहां पर ये कंफर्म कर सकते हैं, या गुजरात जा रही सेना का मार्ग रोका, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है मार्ग रोकने का। अब जब यहां पर सेना जा रही है गुजरात अभियान पर, पहले इनको पता चल गया है सेना क्या काम से जा रही है, भाई गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटेगी। विदेशी आक्रमणकारियों की सबसे ज्यादा नजर कहां थी, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण करवाया वहां पर, और अपने सेनापति नुसरत खां और उल्लू खां को यहाँ पर वो भेजते हैं। जब उनको यहाँ पर भेजा और जब वापस यहाँ से लौट रही थी इनकी सेना,
तब यहाँ पर कानड़ देव का एक सेनापति था जिसका नाम था जेता देवड़ा। जेता देवड़ा ने यहाँ पर इस सेना पर आक्रमण कर दिया और वहां से मंदिरों से जो लूट करके मूर्तियां लाई गई थी या मंदिरों के कुछ अवशेष लाए गए थे उनको लूट करके कहां लेकर के आगे, जालोर लेकर के आगे, और पूरी अपनी आप बीती जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर सुना दी जाती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि कीजिए सेना तैयार, करेंगे आक्रमण। कहां पर आक्रमण करेंगे? जालोर के ऊपर आक्रमण करेंगे। और यहां पर यदि हम बात करें फरिश्ता के अनुसार ही हम यहां पर बात कर रहे हैं, 1305 में एके ने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी, है ना, ये वही नाम है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। सुनने में लग रहा है जैसे 4 व्यक्तियों के नाम है, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम है। एन उल मुल्तानी भी आप याद रख सकते हो, बाकी इसका नाम है एन उल मुल्क मुल्तानी, इसका नाम था। और इनको कहां पर भेजा? 1305 में एके ने सेनापति एन उल मुल्तानी को कहां भेजा? जालोर भेजा, जालोर भेजा। लेकिन यहां पर कहते हैं कि कानड़ देव जो है उनके द्वारा संधि कर ली जाती है, एक समझौता कर लिया जाता है। इस समझौते के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई मैं कानड़ देव से मिलना चाहता हूं जिसने मेरी सेना को रोका है, मेरी सेना के ऊपर आक्रमण किया है, मैं उस वीर बहादुर व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। और ये इसी प्रकार की बात करके एनुल मुल्तानी जो है वो कानड़ देव को कहां लेके जाते हैं? दिल्ली दरबार में लेकर जाते हैं। और वहां पर सबसे पहले बात की जा रही, मैत्री संबंधों की बात की जा रही है, गौरवपूर्ण संधि की बात की जा रही है। और जब कानड़ देव दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के सामने उपस्थित होते हैं तब वो उनको कहते हैं, एक प्रकार से कटाक्ष भरा वाक्य कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी कि अभी वर्तमान में भारत में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं बचा जो मुझसे टक्कर ले सके, मुझसे सामना कर सके। इसका मतलब अभी सभी राजपुताने ने या हिंदू शासकों ने हमारे सामने क्या कर दिया? हथियार डाल दिया। जब ये बात कानड़ देव सोनगरा सुनते हैं, कानड़ देव कहते हैं कि अभी हमारा तो मुकाबला ही नहीं हुआ, आपने संधि की बात की, गौरवपूर्ण संधि की बात की, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। यदि आप उस समय युद्ध की बात करते तो मैं युद्ध के हिसाब से आता। इस प्रकार से अपने आप को अपमानित महसूस करके अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर के चले जाते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, पूरा भारतवर्ष बाकी है, और नहीं तो कम से कम ये कानड़ देव तो बाकी है आपसे मुकाबला करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया भविष्य में ये युद्ध होने वाला। ये बात कहते हुए वो कहां आ जाते हैं? वापस जालोर पहुंच जाते हैं। कौन? यहां पर बात कर रहे हैं कानड़ देव, केडी, है ना। कानड़ देव जो है कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। और वापस कहां पहुंच जाते हैं? जालोर पहुंच जाते हैं। ये बात कहकर, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है फरिश्ता। फरिश्ता ये कह रहा है कि सबसे पहले तो 1298 में ये घटना हुई जब सोमनाथ का मंदिर लूट के वापस जा रहे थे, जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव से मैत्री संबंध बनाने के कारण उनको बुलाया और कहा कि भाई आप मित्रता कीजिए, संधि की। और 1305 में एन उल मुल्तानी ने कानड़ देव को अपने साथ ले गए, दिल्ली इनसे मुलाकात करवाई। और इस प्रकार की बात कहने के बाद में कानड़ देव जो है पुनः कहां पर लौट जाते हैं? पुनः जालोर लौट जाते हैं। कानड़ देव ने चुनौती दे दी कि भाई अब तो धमाका होगा, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। ये कैसे कह दिया कि भाई अभी हिंदुस्तान में कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो मुझसे टक्कर ले सके या मुकाबला कर सके। अभी तो कानड़ देव जिंदा है, दूसरों की बात तो छोड़िए। और ये एक तरीके से मैदान के अंदर इनको खुली चुनौती, उनके दरबार में, दिल्ली दरबार में उनको दे दी क्या? चुनौती। और ये सभी जो घटना है, ये घटना कौन कह रहा है? फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार जो है ये सारी जानकारी हमें मिलती है। फरिश्ता के ग्रंथ की यदि अभी हमने बात की तो वो महत्वपूर्ण फैक्ट था यही। दूसरी यहां पर हम बात करते हैं, दूसरा कारण था फिरोजा व विरमदेव। तो फिरोजा विरमदेव का क्या मामला था भाई? ये भी एक आक्रमण का प्रमुख कारण हो सकता है। तो यहां पर हम फिरोजा और विरमदेव की भी बात यहां पर करते हैं। क्योंकि भारतीय इतिहासकार जो है वो इस मामले को दूसरे नजरिए से देखते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई इस युद्ध का जो मेन कारण था वो फिरोजा और यहां पर विरमदेव का क्या था? प्रेम प्रसंग था। जी बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल का लिंक किधर है? बिल्कुल टेक्निकल टीम आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देगी, नहीं तो आप नाम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। संकल्प क्लासेज बाड़मेर के नाम से आप नाम सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 64,000 के आसपास हमारे टेलीग्राम परिवार की संख्या है। आप जुड़े, वहां पर आपको नोट्स, पीडीएफ वगैरह
आपको क्लास की सारी सूचना है जो वो वहां पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिरोजा और विरमदेव। जी बिल्कुल, साका करवा दो, बिल्कुल करवा देते हैं। अभी केसरिया भी हो जाएगा, जौहर भी हो जाएगा। केसरिया जौहर बराबर साका यहाँ पर होने वाला है। तो यहां पर ये कौन दिख रहे हैं आपको? वीरमदेव, वीरमदेव दिख रहे हैं और ये है फिरोजा। अब यहां पर यदि हम बात करें मूर्णोत्तर नैणसी के अनुसार बात करें, पद्मनाभ के कानरदेव प्रबंध की तरफ से हम यदि बात करें तो उसमें यह पक्ष रखा गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के और कानरदेव के बीच में मित्रता हो जाती है, मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं, संधि हो जाती है, तो उसी समय वीरमदेव जो है वो किसके दरबार में चले जाते हैं भाई? दिल्ली। दिल्ली, और दिल्ली में कौन है? एके के दरबार में, एके के दरबार में रहने लग गए। और एक दिन फिरोजा की नजर पड़ गई, कहां पर? वीरमदेव के ऊपर नजर पड़ गई। तो इन्होंने कहा भाई लड़का अच्छा है, मेरे लिए सबसे बढ़िया है, और मन ही मन जो है फिरोजा इनसे प्रेम करने लग गई। ये बात वीरमदेव को धीरे धीरे पता चलने लगी, लेकिन वीरमदेव इस बात से क्या करते रहे? हमेशा इनकार करते रहे। और एक दिन मौका पा करके फिरोजा ने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आप मेरे साथ विवाह कीजिए। तो उस समय वीरमदेव ने यह बात कही थी कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय में परणु तुरखणी तो पश्चिम उगे भाण। इन्होंने ये कह दिया मैं ये विवाह नहीं कर सकता, मैं विवाह अपने मतलब कह सकते हैं कि राजपूत समुदाय में करूंगा, क्षत्रिय समुदाय में करूंगा, मैं तुर्कनी से विवाह नहीं कर सकता। मेरा ननिहाल भाटियों में है, अगर मैं ये विवाह करूंगा तो मेरे जो भाटी मामा हैं वो क्या हो जाएंगे? लाज जाएंगे, मतलब उनको अपमानित महसूस होगा। और मैं सोनगरा चौहान हूं, मैं ये विवाह नहीं कर सकता बिल्कुल। और मैं ये विवाह तभी कर सकता हूं जब सूरज जो है वो पूर्व की बजाय पश्चिम से उगे, और ये इस प्रकार से कभी हो ही नहीं सकता बिल्कुल। ये कोटेशन किनके द्वारा कह दिया? वीरमदेव जी के द्वारा कह दिया। किनको? फिरोजा को। और ये कहते हुए जब फिरोजा ने ये बात अलाउद्दीन खिलजी को बताई कि भाई मैं वीरमदेव से प्रेम करती हूं और उनसे विवाह करना चाहती हूं, तब अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव का पक्ष जानने का प्रयास किया कि भाई आपकी क्या इच्छा है, और या फिर अगर आप अभी नहीं बताना चाहो तो आप सुबह तक इस बात का मतलब जवाब दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जवाब जो है वो सकारात्मक आना चाहिए, नकारात्मक नहीं आना चाहिए। वाह सर, दिल गार्डन गार्डन कर दिया बिल्कुल। यहाँ पर अश्लीलता की बात ना करते हुए हम यदि फैक्ट की बात करें, सीधी सीधी, ऐसे भी इतिहास की क्लास हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम अभद्रता फैलाएं, इससे संबंधित उल्टी सीधी बात करें, नहीं। इतिहास में जो दे रखा है, ये वीरमदेव के द्वारा जो फिरोजा को ये बात कही जाती है कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय में पढ़ू तुरकणी तो पश्चिम उगे भाण, ये बात इनके द्वारा कही जाती है, लिखी हुई इतिहास के अंदर। मूर्णोत्तर नैणसी ने अपने इतिहास में, अपने ग्रंथ में लिख रखी है। तो वीरमदेव जो है वो ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो इनको लगा कि पूरी नाइट का समय है, यहाँ से क्या हो जाते हैं 9 2 11 हो जाते हैं। तो वीरमदेव जो है पहले तो दिल्ली, और दिल्ली से अब कहाँ आ जाते हैं? जालोर आ गए भाई, जालोर आ गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी को सुबह पता चला कि भाई वीरमदेव जो है वो कहां पर चले गए हैं? जालोर चले गए हैं, तो उसके पीछे पीछे जैसे फिरोजा को पता चला तो फिरोजा भी वहां पर सेना लेकर के पहुंच जाती है। कानरदेव जालोर में आने पर फिरोजा का बिल्कुल स्वागत करते हैं, स्वागत सत्कार होता है। उसके बाद में कारण पूछा जाता है कि भाई अचानक यहाँ पर आने का क्या कारण? तो इन्होंने सारी बात जब कानरदेव को बताई फिरोजा ने, तो फिर वापस कानरदेव ने भी वीरमदेव का पक्ष जानने के लिए बात बोली, और वीरमदेव ने वापस वही बात बोल दी कि भाई मैं ये विवाह नहीं कर सकता, और यदि आपको विवाह करना ही है तो युद्ध कीजिए, मुझे युद्ध में पराजित कीजिए, बंदी बनाइए, मुझे दिल्ली ले जाइए, और उसके बाद में आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। ये बात कानरदेव ने भी स्वीकार की कि हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, युद्ध हो जाए, अगर आपकी जीत हो गई तो वीरमदेव को दिल्ली ले जाओ और उनके साथ विवाह करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बात सुनकर के फिरोजा जो है वो वापस कहाँ आ जाती है? फिरोजा आ जाती है दिल्ली। और यहां पर जैसे ही ये बात आके अलाउद्दीन खिलजी को जब बताती है तो अलाउद्दीन खिलजी एक कमाल का व्यक्ति ढूंढते हैं, और वो व्यक्ति होता है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग,
कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी जाती है। कुछ ये भी कहते हैं कि फिरोजा की एक दाई माँ थी, वो यहाँ पर युद्ध करने के लिए आती है और बाद में विरमदेव का जो कटा हुआ सिर है वो ले जाकर के फिरोजा को भेंट करते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बिल्कुल, बाद में हम ये भी इतिहास में पढ़ते हैं कि सिवाना का इनको प्रशासक बनाया गया था। बाद में जब इन्होंने जालोर को जीत लिया तो जालोर का भी इनको प्रशासक बनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फिरोजा ने जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को बताई, अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना तैयार की और अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना है कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में आक्रमण कहाँ करेगी? आक्रमण करेगी सिवाना पर। सिवाना पर आक्रमण की यदि हम बात करते हैं तो एक का सिवाना पर आक्रमण कब हुआ था? ये आक्रमण 1308 में, और इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी जो है वो हमने इससे पहले बाड़मेर जिला दर्शन के अंदर पढ़ ली है। यहाँ पर शासक कौन है? शासक की बात करें तो शीतल देव, या आपको कहीं कहीं सातल देव भी देखने को मिलेगा। सातल देव, और इनकी रानी थी मैणा देव। मैणा देव ने किया जौहर। और यहां पर आक्रमण किसने किया? तो आक्रमण थे इनके सेनापति। सेनापति आक्रमण करेंगे, और सेनापति कौन है? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन गुर्ग यहां पर आक्रमण करेंगे। अब यहां पर यह भी कहा जाता है कि एक भायला परमार के द्वारा जो यहां पर एक मामादेव कुंड है उसमें गोरक्त और गाय की हड्डियां मिला दी जाती है, उसे दूषित कर दिया जाता है। इस कारण से वहां पर पीने के पानी की कमी हो जाती है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी यही बताते हैं कि पीने के पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई हुई और अपने ही किसी व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात किया गया था जिसका नाम था भायला परमार, और यहाँ पर अधिकार हो जाता है 1308 में किसका? कमालुद्दीन गुर का। जालोर सिवाना दुर्ग की बात करें, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जा सकता है। इस पूरी घटना को आप पिछले जो बाड़मेर जिला दर्शन की क्लास हुई है उसमें आप इतिहास की क्लास को जरूर देखें, वहां पर आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब हम यहाँ पर सीधा आ जाते हैं, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, और वो मुद्दा कौन सा है? वो मुद्दा है कानड़ देव वाला। चलो ठीक है, यहां पर आ जाते हैं हम। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सेना के बीच में युद्ध होगा, तो कानड़ देव एक तरफ, कानड़ देव यहां पर तो है कानड़ देव, और इस तरफ है अलाउद्दीन खिलजी। और अब यहां पर क्या भेज दिया? सेनापति को भेज दिया, और सेनापति का नाम क्या है? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग ने 1308 की यदि हम बात करें तो सिवाना पर अधिकार किया, सिवाना पर अधिकार, और इसके बाद में जालोर पर आक्रमण। अब इनका होगा किस पर? जालोर पर आक्रमण होगा कमालुद्दीन गुर का। और जब यहाँ पर कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक घेरा रहा, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई क्या मामला हो रहा है वहां पे, पता ही नहीं चल रहा है कि अपनी हार हो रही, जीत हो रही। तो बाद में ऐसा कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी एक बड़ी सेना लेकर के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हसन निजामी की वो बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि कोई भी यहाँ पर आक्रमणकारी जो है वो यहाँ पर इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस घटना को देखा कि भाई हम दुर्ग के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, युद्ध करने की बात तो हो रहा है, हम दुर्ग के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, जब तक हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे युद्ध कैसे होगा? तो इन्होंने यहीं पर एक बीका दहिया जो है, सरदार बीका दहिया, सरदार दहिया बीका ने विश्वासघात किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का परिचय देते हुए सरदार बीका दहिया को लालच दे दिया कि कानड़ देव के बाद में हम शासक किसको बनाएंगे? आपको शासक बनाएंगे, आप हमें क्या कीजिए? गुप्त मार्ग बताने का कष्ट करें। तो इन्होंने विश्वासघात कर दिया, और दुर्ग के गुप्त मार्ग, जो सुरंग मार्ग की हम बात करें, वो इनको बता दिए गए। और यहाँ पर बताने के बाद में सेना प्रवेश करने लगती है दुर्ग में। इधर से सरदार बीका दहिया ये बात को पचा नहीं पाता है, अपनी पत्नी को जाकर बता देता है, हीरा देवी को, कि उनको जाके कहता है कि भाई मैंने ये काम कर दिया और कल से हम क्या हैं, जालोर के शासक हैं। तो पत्नी के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है कि ये क्या कर दिया आपने, ये तो राष्ट्रद्रोह है, अपने स्वामी के साथ आपने विश्वासघात कर दिया और आप अलाउद्दीन खिलजी पर विश्वास कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है?
तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इनकी पत्नी जो है कानड़ देव को ये बात बताने जाती है, तब तक सेना अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध होता है और कहते हैं कि दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कानड़ देव प्लस इनके पुत्र वीरम देव जो है वो वीर गति को प्राप्त यहाँ पर हो जाते हैं। और जब ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीरम देव कहते हैं कि अपनी कुल देवी जो है आशापुरा माता, उनके सामने अपना सिर जो है काट करके धड़ से अलग कर देते हैं। बाद में कानड़ देव की पत्नी या वीरम देव जी की मम्मी कह सकते हैं रानी, और रानी का नाम क्या है, जैतल दे। बटियानी रानी थी भाई ये, तभी तो वीरम देव ने कहा कि मामा लाजे भाटिया, है ना, ननियाल कहाँ था इनका, भाटी शासकों के यहाँ ननियाल था। तो जैतल दे द्वारा जौहर यहाँ पर कर लिया जाता है। तो ये घटना थी। कानड़ देव वीरम देव यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो धोखा दिया जाता है, विश्वासघात किया जाता है, वो किसके द्वारा, सरदार बीका दैया, किसी न किसी अपने व्यक्ति के द्वारा जब विश्वासघात होगा तभी ये घटना होगी। तो कमालुद्दीन गुर्ग जो है इसका अधिकार हो जाता है जालोर पर और बाद में प्रशासक बनाया। बाद में कहते हैं कि इनको प्रशासक बना दिया जाता है। कानड़ देव के एक भाई थे मालदेव, जिन्हें मुच्छाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी बड़ी मूछें थी। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उनको उन्होंने मतलब एक तरह से जीवन दान दे दिया, मृत्युदंड नहीं दिया। और बाद में उनको चित्तौड़ का प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है। जब हम रतन सिंह जी के मृत्यु के बाद में चित्तौड़ की स्थिति देखते हैं, जब वहां पर मुच्छाला मालदेव जो है वो यहाँ पर खिजर का के बाद में शासक बनते हैं। मुच्छाला मालदेव से युद्ध करने के बाद वहां पर राणा हमीर जो है वहां पर अधिकार करता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मालदेव मुच्छाला जो है, मुच्छाला मालदेव जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चले गए थे। मतलब इनकी अधीनता स्वीकार कर ली कह दो, या चलो इनसे मित्रता कर ली हो, ये बात यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस घटना में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अधीनता स्वीकार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इनकी जानकारी के स्रोत और क्या कारण थे जो इनके बीच में युद्ध हुआ था। ये सारी घटना जो है इसका वर्णन कौन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं मुणोत नैणसी और पद्मनाभ। कहते हैं कि बाद में वीरम देव का कटा हुआ सिर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या इनके सेनापति कमालुद्दीन के द्वारा कहां पर ले जाया जाता है, दिल्ली में ले जाया जाता है और अपनी पुत्री फिरोजा को दिखाया जाता है कि ये देखो हम युद्ध करके आ गए हैं और ये वीरम देव का क्या है, कटा हुआ सिर है। और जब ऐसा कहते हैं कि भाई सिर जो था वो पहले इधर से मुड़ा हुआ था, फिरोजा जब उधर से चल के आए तो यूं गर्दन मुड़ गई। तो जब फिरोजा ने सोचा कि वीरम देव की गर्दन भी मेरी तरफ नहीं देख रही है, अब मेरा जीना क्या है, बेकार है। और बाद में उन्होंने यमुना नदी के किनारे विधि विधान के साथ में वीरम देव का अंतिम संस्कार किया और बाद में कहते हैं कि यमुना नदी में क्या कर ली, छलांग लगा ली और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की जो ये है घटना देखने को मिलती है। जिला दर्शन की प्रिंट पहले से मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी प्रिंट आउट का ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको फ्री दी है। पढ़िए, आप पढ़ना जरूरी है, अच्छे से नोट्स बनाइए। यहाँ पर क्लासेस चल रही है, इसको आप नोट डाउन कर लिए आराम से, ये आपके और शानदार नोट्स हो जाएंगे। हार्ड कॉपी की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें हार्ड कॉपी की जरूरत है, तो बिल्कुल किसी भी नियरेस्ट बुक शॉप पर आप जाइए, संपर्क कीजिए, आपको वहां पर बुक मिल जाएगी। बाकी अपनी क्लास तो डेली हो ही रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी जो घटना थी ये हमने पढ़ी थी जालोर के इतिहास से संबंधित। एक बार इसको शॉर्ट में हम कानड़ देव के बाद की घटना को रिपीट कर देते हैं। तो सामन सिंह जी के पुत्र कानड़ देव योग्य व्यक्ति थे, मौका पाकर इन्होंने इनको यहाँ पर प्रशासन नियुक्त कर दिया। इनके समय की जानकारी हमें नैणसी के ख्यात की पद्मनाभ जी के द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है। इसके बाद में अमीर खुसरो और फरिश्ता भी इनके बारे में ये जानकारी देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के प्रमुख कारण थे, पहले थी सामरिक स्थिति और वीरम देव फिरोजा की घटना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सेना ने रास्ता रोका या रास्ता नहीं दिया, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति एन उल मुल्तानी को यहाँ पर भेजा। फरिश्ता ये बात कहता है कि संधि हुई, बाद में कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत हुए। अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रकार का कोटेशन कहने के बाद मामला बिगड़ गया। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया सिवाना दुर्ग पर। यह जालोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है। ये सारी जानकारी हमने बाड़मेर के संदर्भ में पढ़ी। रमदेव फिरोजा वाली जो कहानी है उसकी भी हमने यहाँ पर अभी बात की और उसके बाद में हमने संपूर्ण इस घटना के बारे में चर्चा की। और कोई बात हो तो हम कल पढ़ेंगे। आपके कोई प्रश्न हो इससे संबंधित बिल्कुल आप शानदार कमेंट कर सकते हैं। अनुमति दीजिए आज की क्लास को समाप्त करने की। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।
है।